माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को राम राम। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभिषेक जी को मैं बधाई देता हूँ, 12 अप्रैल को उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने आपके उपायों को 3.5 वर्ष तक लगातार किया और इसका क्रेडिट वो अपनी पत्नी को देते हैं कि उपायों को पत्नी ने किया। मैं तो घबरा जाता था, उन्होंने ये लिखा है कि मैं तो घबरा जाता था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि जब वो कहते लंबे समय तक करना है तो करते रहिए, कभी ना कभी मैया की कृपा ज़रूर होगी। मैया की कृपा हुई। 12 अप्रैल को 2 बजे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। विवाह के काफ़ी दिनों बाद ये शुभ संयोग इन्हें मिला है। अब ये पूछ रहे हैं कि उसका भविष्य कैसे होगा। अभिषेक जी, आप जानते हैं कि यह प्रश्न मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता और इसका उत्तर भी नहीं देता। कारण ये है कि पूरे भविष्य का ये कह देना, मतलब एक छोटा सा प्रश्न छोड़कर आप भाग गए, ऐसा वाला बात है ना। दरवाजे पर किंकिड़ मार के भाग गए। अब दरवाजे के उधर जो है वो व्यक्ति बेचारा उठेगा, आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, देखेगा, कुछ नहीं। प्रश्न हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे का भगवान करे भविष्य 100 वर्षों का हो, तो वो तो सब बताना संभव नहीं है। अभिषेक जी ने कहा लिख के भेज दीजिएगा, इतना वक्त मुझसे बेटे होता नहीं है कि मैं इतना बड़ा भविष्य किसी का लिख कर भेज सकूं। उसमें तो कम से कम मुझे 10-12 दिन लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा सेवा कार्य करने होते हैं। मेरा मूल कार्य तो सेवा ही है और ध्यान साधना है, वही करता हूँ, वही सिखाता हूँ। तो इसमें जिन चीज़ों का मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए और बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा सा देख लें। 2 बजे मकर लग्न में बच्चा का जन्म हुआ है और उस वक्त में नवमांश मीन का है और भाव स्पष्ट में कोई परिवर्तन नहीं है सिवाय सूर्य की स्थिति के। सूर्य मेष की जगह मीन में आ गया है भाव स्पष्ट में, बाकी सारे ग्रह यथावत हैं। बृहस्पति, शनि और मंगल ये एक साथ हैं, कोई ग्रह अस्त नहीं है। मंगल की स्थिति थोड़ी सौम्य है, क्योंकि वृषभ के नवमांश में मंगल चला गया है, इस वजह से मंगल की स्थिति थोड़ी सौम्य है। शनि अपनी स्थिति से थोड़ा कमज़ोर हो गया है और बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि नवमांश में भी बृहस्पति नीच का है। 2-3 बातें बस मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, कफ और पित्त से ये बच्चा पीड़ित रहेगा, तो आपको जब तक ये बच्चा जवान ना हो जाए तब तक इसके भोजन का विशेष ख्याल रखना होगा, नहीं तो कफ और एसिड ये इस बच्चे को कमज़ोर कर देंगे, इसकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देंगे। और अब तो आप समझने लगे होंगे, मैं बार बार कहता था इम्यूनिटी, कितना बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी का। तो भोजन, अभी भी मैं आप लोगों के कई बार पोस्ट देखता हूं तो उसमें पिज़्ज़ा बर्गर पे जीभ लपलपा रही होती है। देखा, पिज़्ज़ा बॉय 72 लोगों को मुसीबत में डाल गया, एक पिज़्ज़ा बॉय। और कितने पिज़्ज़ा बॉय घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उन्हें भी नहीं पता ना, वो कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहे होंगे, उनको भी नहीं पता कि ये क्या हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही नहीं है कि हम किसी पे ना जाएं, ये भी है कि कोई हम पे ना आए। तो खैर, बीच बीच में ऐसी बातें करते रहने से कुछ कुछ अच्छा हो, नई नई बातें निकलती रहती है। तो यहाँ जो स्थिति है, ये कफ और पित्त से पीड़ित है बच्चा, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं सारे पेरेंट्स से कह रहा हूँ, कफ से पीड़ित बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाता है और पित्त से पीड़ित बच्चे का क्रोध इत्यादि ये जो व्यवहार है वो सकारात्मक नहीं रह पाता। तो भोजन से ही ठीक हो जाएंगे और बाकी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक जो भी पैथी को आप अपनाना चाहें उनसे भी इस बच्चे को फ़ायदा होगा। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये इस बच्चे का सप्तमेश चंद्रमा ये 11वें भाव में नीच का हो गया है, नवमांश में ये नीच के बृहस्पति के साथ मकर के नवमांश में है और भाव स्पष्ट में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आगे पीछे नहीं हुआ है। तो नीच के चंद्रमा की वजह से इस बच्चे का क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा और ये वही बात मान के चलिए कि इसके भाई बहन नहीं होगा,
ठीक। बहुत ज़्यादा पैम्पर किया तो ये आपको भी एक दिन घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देगा और काम कतई नहीं करेगा। आपकी कुंडली देख के लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और इस वजह से हो सकता है कि ये आपकी आर्थिक स्थिति को सामान्य कर दे इसलिए इसे पैम्पर मत कीजिएगा, नहीं तो आप भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में इस बच्चे को आपने पालना पोसना है, तभी ये काम करेंगे। गिलो इस बच्चे को ज़रूर देते रहें जब ये बड़े हो जाएं, अभी नहीं, 3 वर्ष उससे आगे। और दूसरा, टॉयलेट प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते, बच्चे को टॉयलेट सिखाने का मतलब है, टॉयलेट कैसे किया जाए ये सिखाने का मतलब है कि बच्चे की मानसिकता में एक सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं आप। जी हाँ, तो आप इस बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा। चूँकि दवाइयाँ खाई हुई हैं माता जी ने खूब, इसलिए इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स रहेंगी जो ये कफ की और पित्त की मैंने बताई, इसलिए ध्यान रखेंगे। गुस्सा इस बच्चे का रहेगा और उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है, देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पास एक बड़ा घर है, तो अपने घर के उत्तर दिशा में एक छोटा सा पॉन्ड बनवा दीजिए और वहाँ बच्चे को शाम को बिठाया कीजिए। थोड़ी देर गोदी में लेके बैठ गए, फिर बाद में उसकी चेयर टेबल वहाँ डाल दीजिएगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से कीजिएगा। और समुद्र किनारे, नदी किनारे घूमने ज़रूर जाया कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इनको रात में जल्दी सुलाना, और जब ये सोएंगे तो इनके नाखूनों पे सरसों के तेल की मालिश ज़रूर कर देनी है आपने, ठीक है ना। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये जब तक 25 साल में ना आ जाए तब तक नाखूनों पे सरसों का तेल लगता रहे, और मंगल और शनिवार ये उड़द की दाल का दान करते रहे। बहुत बता दिया मैंने, अब आप ये सारी चीज़ें कीजिए और मुझे उम्मीद है सब अच्छा करेंगी मैया। कितना क्या करेंगी ये तो वही जाने, लेकिन उपायों से बहुत फ़र्क पड़ेगा, इनके स्वास्थ्य पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धनादि की स्थिति तो ठीक रहनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल जान लेते हैं। मेष राशि के लिए ये दिन थोड़ा सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। वृषभ राशि के लिए ये दिन अच्छा है और आप कुछ नए अच्छे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खूब मेहनत से अपने काम करते रहिए, क्रोध पर काबू रखिएगा। मिथुन राशि के लिए थोड़ा संभल के चलने वाला दिन है ये, और भागते दौड़ते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, बिजली और गैस पर काम करते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के लोगों के लिए यह दिन अच्छा है और आपको रिश्तों का सहयोग मिलेगा, काम करने में आपको अच्छा लगेगा और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के लिए इस दिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उपाय आपको ज़रूर करना होगा। सूर्य को जल देना है, गायत्री का पाठ करना है और कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा हानि उठाएंगे। कन्या राशि के लिए यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ओम रुद्राय नमः का जप कर लें। तुला राशि के लिए यह दिन कुछ बड़े निर्णय, अच्छे निर्णय लेने वाला है। अपनी परेशानियों से बाहर आने के लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप दूध या दूध से बनी चीज़ का दान करेंगे, फिर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए संभल के चलने वाला दिन है, लेकिन फिर भी दिन ठीक है, इसलिए कोई चिंता ना करें। धनु राशि को स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हल्दी का तिलक ज़रूर लगा के रखें और अगर केसर हो तो थोड़ी सी केसर, एक पत्ती केसर कुछ देर के लिए नाभि में ज़रूर रख लीजिएगा। मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल के इस दिन चलना है, बड़े डिसीजन नहीं लेना, घर गृहस्थी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। पीठ और पेट का भी ध्यान रखना होगा। आप सरसों के तेल को निकाल के रख दीजिएगा, जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो उसका दान कर दीजिएगा। कुंभ राशि के लोगों को सर्दी, नज़ले, खांसी, जुकाम या अगर कोई इन्फेक्शन रहता हो तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। तुलसी जी का अर्क इस दिन ज़रूर पी लीजिएगा। मीन राशि के लोगों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत करें, खूब अच्छे से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नया कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ओम नारायण नमो नमः का जप कर लें, सब ठीक होगा।
अब उनकी बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन। तो आप सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे और कुछ नया कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि जून तक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय अच्छा होगा। नवंबर से मार्च के बीच में भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जम के मेहनत करें, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपके पास हैं। प्रभु नाम, काम और ध्यान ये ज़रूर करते रहिएगा रोज़ाना, और समय वेस्ट मत करिएगा। नए रिश्तों को बनाने में मत उलझिएगा। सिर्फ काम पर इस वक्त फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। समय में किया गया काम और पढ़ाई आपको बहुत लाभ दे सकती है। तो चलिए जुट जाइए आज से ही, आज ही बनाइए प्लानिंग, क्योंकि बहुत विशेष कुछ करना है। उपाय के तौर पर आपको एक सफ़ेद सूती धागे को धारण करना है। यदि घर में नहीं है तो जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब धारण कर लीजिएगा। ये 7 जैसे जनेऊ होता है, जनेऊ को छोटा करके गले में डालें, पूरे साल डाले रहिएगा। जब वो गंदा हो जाए कर उसे धो भी दिया कीजिएगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे गंदा ही पहने, आप उसे धो दिया कीजिएगा। और जब ये गले में डालें, नमः शिवाय का 108 बार जब अवश्य कर लीजिएगा और इसमें 108 गांठें लगा दीजिएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट। तो आज बहुत सारी बातें मैंने की। अभिषेक जी के बच्चे के माध्यम से मैंने बहुत सारे आपको सूत्र भी दे दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सूत्रों का आप ध्यान रखेंगे। बच्चों को कफ और पित्त से बचाने की कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये कोरोना का क्राइसिस कब तक ख़त्म होगा। यद्यपि मैं 2 या 3 बार ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन शायद लोग पूरा सुनते नहीं हैं, बार बार पूछते रहते हैं, या ऐसे कुछ लोग होंगे जो ये वीडियोज़ नहीं देखते हैं। तो उन लोग के लिए फिर मैं बता दे रहा हूँ, 20 जून तक तो ये क्राइसिस वैसे ही चलेगा। उसके बाद कम होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी इसे ख़त्म होते होते सितंबर आ जाएगा। इतने ही बीच में वाटर बाउंड डिजीज़ भी होंगी, पानी से कुछ रोग पैदा होंगे, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को, अपनी साफ़ सफाई को, सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म नहीं होने देना है। इसकी एक आदत बना लीजिए। हाथ मिलाने की आदत अब ख़त्म कर दीजिए, और नमस्ते करने की आदत, राम राम करने की आदत, प्रणाम करने की आदत, ये सब शुरू कर दीजिए। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को उल्टा सीधा कह देना तो बहुत आसान है, और इसलिए कह पाते हैं कि मेरे जैसे लोगों से पाला नहीं पड़ता है। जिनसे पाला पड़ता है ना, जिनसे आप ऊटपटांग बातें कर जाते हैं, वो लोग हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं मालूम, और वो संस्कृति परंपरा तो बहुत दूर की बात है, अपने परिवार से भी ढंग से नहीं जुड़े। तो इसलिए वो लोग सह लेते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपराएं बहुत महान हैं, पूरी दुनिया उसे मानती है समय समय पर। लेकिन हम यदि पूर्वाग्रह का काला कपड़ा अपनी आँखों पर बांध ही लें तो फिर कोई क्या कर सकता है। सोते हुए को जगाया जा सकता है, जगाए हुए को तो नहीं, जगे हुए को थोड़ी जगाया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति आंखें नहीं होने पर मजबूर होता है, लेकिन कुछ लोग तो आंखों पर काला कपड़ा बांध कर मजबूरी दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को तो क्या कह सकते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा एक ख़ास किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और ये स्वास्थ्य कारणों से ही किया है। इससे परिणाम भी बेहतर तरीके से होता है, आदर भी बेहतर तरीके से होता है, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहतर तरीके से होती है। क्योंकि जो रोग आज हैं, ऐसा नहीं कि उससे मिलते जुलते रोग 2000, 3000, 4000 साल पहले नहीं थे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक हो, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को गले नहीं लगाना है, मित्र को गले नहीं लगाना है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन एक जो सामान्य आदतें हमारी होती हैं कि सीधे बाहर से आके घर में घुस गए, पैर हाथ सैनिटाइज़ कर लें। आज धो नहीं सकते क्योंकि आप फ्लोर को बार बार कहाँ तक गीला करेंगे, लेकिन सैनिटाइज़ तो कर सकते हैं। सैनिटाइज़र लिया, हाथों पर मला, पैरों पर मला, थोड़ा ऐसे कपड़ों पर लगाया, अंदर आ जाइए। बच्चों से दूर रहना है। यदि आप इन्फेक्शन लिए हुए हैं, सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, बड़े बुज़ुर्ग, ऐसे लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे डिस्टेंस रखना है यदि आपको कोई इन्फेक्शन है तो। बस ये छोटी छोटी सी तो बातें जो हम हर वक्त कहते रहते हैं। गौमूत्र का या पानी में नमक डाल के पोछा लगाने का, देखिए फिर आ गया नहीं आ गया। ब्लीचिंग पाउडर या नमक या सेंधा नमक गुनगुने पानी में अगर डाल के आप उसका पोछा लगाते हैं तो इस प्रकार से इन्फेक्शन फर्श पर या टेबल्स पर फैलने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। हैंडल्स को साफ करना, सब वही चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही।
हाथों को बार बार धोना है ना, है बार बार आ गया। और शव को जलाना, अब समझ में आया उसका साइंटिफिक यूज। इसको हमने रिलीजन के आधार पर बांध दिया। अरे शव को जलाना आयुर्वेद के आधार पर देखिए, रोग और उसके निदान के आधार पर देखिए। अब पूरा विश्व उसे रिलीजन छोड़कर अब वो उसी पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी भारतीय सनातन संस्कृति की, जो अद्भुत हैं और अखंड हैं। आप उन्हें अपनाइए, अपनी संस्कृति पर, अपने इस देश में पैदा होने पर गर्व कीजिए। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।